तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो प्रश्न नंबर 1 हम लोग का है वो प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम में जाइए लिखने के लिए, जब इस प्रकार सवाल आ जाए क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है ना, तो प्रकाश के का परिकिरण से हम यही समझते हैं। आपको पहला पॉइंट यही लिखनी है, इसी बात को लिखनी है। और यहाँ पर ना हम यही समझते हैं। क्लियर। उसके बाद जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म कण, मतलब छोटे छोटे पदार्थों का कण होते हैं। इसके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं, तो इससे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। इसमें यह कहा गया है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ को अत्यंत सूक्ष्म कण, जिसके द्वारा प्रकाश सभी दिशा में क्या हो जाती है? प्रसारित हो जाती है, मतलब सारी दिशाओं में बढ़ जाती है, तो इस प्रकाश का को ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। और प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है। समझ गए? ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो किन के कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। और ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में ना 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, तो हमें विश्वास है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला जो प्रश्न है वह है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। ये जितने प्रश्न करा रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कहा गया है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। तो पहला देखिए क्या है प्रकाश। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। समझ गए? नहीं भैया, आप फिर से देखो, प्रकाश का अपवर्तन के नियमों को लिखें तो पहले प्रकाश का अपवर्तन नियम लिखना होगा, लेकिन उससे पहले लिखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे किसे कहते हैं। और आप ये लाइन लिख देते प्रकाश का अपवर्तन, तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे तो आप समझ जाएंगे ना आप कैसे मतलब आपका पेपर तैयार किए हैं। ठीक है, वो देखिए जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो मेन पॉइंट होते हैं, पॉइंट वो देखते हैं कि बच्चा क्या क्या लिखा है। उनके पास ना सारा कॉपी रहता है, मतलब एक कॉपी का 7 रुपये मिलता है उन लोगों का। और उन लोगों का ना 300-400 कॉपी चेक करना होता है, तो वो सिर्फ पॉइंट को देखता है मेरे प्यारे भाई। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को पॉइंट सजा के लिखना होगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखे। सबसे पहले लिखिए प्रकाश के अपवर्तन किससे कहते हैं। ठीक, समझिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम बोलते तो नियम कितने हैं? 2 हैं, और आप लोग इसे याद भी होगा आप लोगों को, हमें विश्वास है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपतन बिंदु डाला गया जो लंब होता है अभिलंब, ये क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। जो निचल होता है क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया एक निश्चित अनुपात में होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि देखो, अपवर्तनांक आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण जाया को ही अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ से आप लोग की 2 पॉइंट क्लियर हो जाती है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। क्लियर। इसके बाद स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम मेरे प्यारे भाई एग्जाम में आप लोग का बन जाता है। समझ गए? मतलब आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हम लोग अगला जो प्रश्न है वो क्या है जी?
क्रांति कोण किसे कहते हैं, ये हम लोग का समय दिया गया था प्रश्न, क्रांति कोण किसे कहते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, क्या, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से परे हटती है, मतलब अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित किरण कोण आर, ठीक है, और संघन माध्यम में बने आपतित किरण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण समान हो जाए तो इसके सापेक्ष संघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है। आप लोग इतना बात न लिखकर सिर्फ ये भी बात लिख देते हैं ना, क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो पहले लिखिएगा पॉइंट में, क्रांति कोण हम उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, या अर्थात इस बात लिख दीजिएगा, यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित किरण एक समकोण समान हो जाए तो इसके सापेक्ष संघन माध्यम में बना आपतित किरण क्रांति कोण कहलाता है। समझ गए, इस बात को ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई, समझ गए ना, क्रांति कोण किसे कहते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, अब देखते प्रश्न नंबर 4 को जी। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है, ठीक है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं और इनका क्या उपयोग है, ठीक है। तो ये पेरिस्कोप एक यंत्र है, क्या है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, तो पहले ये समझिए पेरिस्कोप क्या है। तो पेरिस्कोप जो है वह एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर, समझ गए, पेरिस्कोप क्या है, तो भाई पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे सैनिक को खाइयों में छिपकर मैदानी पहाड़ों को देख सकते हैं, जो सैनिक नहीं होते हैं अपने अंदर पेरिस्कोप लगाए हुए रहते हैं जी, ठीक है, और पनडुब्बी में बैठे सैनिकों समुद्री तल के परीक्षण कर सकते हैं। पनडुब्बी क्यों क्या होती है, तो पनडुब्बी होती है जो समुद्र के नीचे चलती है, ठीक है, ये एक जहाज है पनडुब्बी जिसमें नेवी लोग रहते हैं, जो जल सेना है वो पनडुब्बी में सैर करते हैं, ठीक है। किसी धुंध वाले दिन या औरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता की जाती है। जैसे नहीं हम ठंडा का मौसम है, अभी कुआ पड़ जाती है तो इसमें पेरिस्कोप आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी धुंध वाले दिन और रुक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जाती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं। तो पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण, जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा गया था पेरिस्कोप क्या है, तो पेरिस्कोप किसे कहते हैं, तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर, जैसे सैनिकों खाइयों में छिपकर मैदानी पहाड़ों देखते हैं और पनडुब्बी में बैठे जो सैनिक होते हैं वह समुद्री तल का क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या, इसका क्या उपयोग है, समझ के उपयोग क्या है, ठीक है। और इसका पेरिस्कोप समतल दर्पण सहायता से बनाए जाते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का उपयोग कराया जाता है। और आप एग्जाम में जाकर इनको इतना ना लिखकर बस इतना लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं, उसके बाद नोट्स में डाल देते हैं, इनको डाल देते हैं तो आपका नंबर मिल जाएगा जी, ठीक है। ये भी 2 नंबर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भरोसा है कि आप लोग इससे कन्फर्म याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी, 10 प्रश्न कराने वाले, मात्र 10 प्रश्न। हाँ, 2 आँखों की उपयोगिता क्या है, अब बताइए। ये तो प्रश्न आप लोग जाने होंगे कि 2 आँखों की क्या उपयोगिता है। वस्तुओं को 2 आँखों से देखने में उपयोगिता निम्न है। वस्तुओं को 2 आँखों से देखने की जो उपयोगिता है वो निम्न है, और आप लोग अच्छे तरह से मालूम होगा। पहला, वस्तु की दूरी का अंदाजा जो है वो ठीक लगाया जा सकता है। और हम दोनों आंखों से देखेंगे तो क्या होगा, किसी वस्तु जो दूरी है उनको हम अंदाजा अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या लिखा गया जी, दूसरा क्या है ना, वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर, उसके बाद दोनों आँख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है। जिसमें पलक झलकता है वह कितना, दोनों आग एक दूसरे को 1 सेकेंड के एक भाग के लिए आराम देती है।
चलिए वो एग्जाम तो काफ़ी कम आता है, लेकिन ये एग्जाम आपके लिए VVI है जी। प्रश्न नंबर 6 आपके लिए काफ़ी VVI है। ठीक है, चलिए, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, इस दोष को निवारण को किस प्रकार किया जाता है? कभी कभी आप लोग ये ना 5 नंबर का सवाल पूछ जाता है और ज़्यादा ना 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए, और हम बात कर दें तो दूरदृष्टि दोष में आपका क्या अभिप्राय है? तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को ना साफ साफ देख सकते, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। आप लोग अपने भाषा में याद कर लीजिए। और दूर बोला है दूर की वस्तुएं, और निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं। इस दृष्टि देखिए क्या होता है कि इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? तो दूरदृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। तो और हमारा हमको बोले एग्जाम में लिखने के लिए ना कि दूरदृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, तो हम लिखेंगे दूरदृष्टि दोष से हमारा अभिप्राय यही है कि हम दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाते, दूर की वस्तुओं देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इतना बात लिख देंगे जिससे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसको बात एक लाइन और बढ़ानी होगी हम लोगों को, तो नोट में लिख देंगे यहाँ पर। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वह दृष्टि पटल के पीछे बनता है। क्लियर? और इनको दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है भैया? तो इस दोष में उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, और यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में जो है मदद करती है। कौन? उत्तल लेंस। और आप लोग ना ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? या आता है आप क्या समझते हैं? समझ गए मेरी बात? आपके सामने ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। क्लियर? चलिए, क्या समझते हैं ये किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? देखिए, जब कांच प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है, ठीक है, जब कांच का जो प्रिज्म होता है इससे जब प्रकाश को गुजरिएगा तो वो 7 रंगों में बैठ जाता है। ठीक ना, क्या बैठ मतलब क्या बट जाता है? क्या वह बट जाता है, मतलब विभाजित होती है। कितने रंगों में? तो 7 रंगों में। ठीक है, जिससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश को गुजरा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इन 7 का नाम बता दें कौन सा रंग होती है? वह होती है बैजानी ह पीनाला। क्या होती है जी? बैजानी ह पीनाला। इसे आप याद कर लीजिए, क्या होता है? बैजानी ह पीनाला। क्लियर? मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और हम आपको ना यहाँ पर लिख भी दिए हैं इन 7 रंगों को ना बैगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला और ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम अगर आप इतना लिख देते ना भाई तो आप लोग आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क्स। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। और हम आप लोग लिखवा दें ताकि आप लोग पढ़ाई कर सके और आपको अधिक जानकारी हो सके। ठीक है, यहाँ पर लिखे ये सभी रंग अलग अलग कौन मुड़ते हैं? क्लियर? लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। देखिए आ जाता है प्रकाश का वर्ण किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ठीक है, किससे कम होता है? तो जो लाल रंग का तो बहुत कम उड़ता है, लेकिन बैंगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये देखो पॉइंट है, ठीक है ना, इससे आप समझ सकते हैं पॉइंट के आधार पर। इसको काफ़ी लोग जानना जरूरी है। ठीक है, प्रकाश के विभिन्न रंगों द्वारा निर्वाह या हवा के समान दूरी पर तय की जा सकती है। चलिए देखिए, ये भी आप लोग सवाल महत्वपूर्ण है जी। समंजन क्षमता, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 2 नंबर आराम से याद कर सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि आप लोग सिर्फ देखिए, ठीक है, जो बोलना है हम बोल दे रहे हैं, आप समझा दे रहे हैं। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक विवेचक समान दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम अथवा
अधिक किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम समंजन क्षमता कहते हैं। समझ गए? नहीं समझे भैया? समंजन क्षमता क्या है? देखिए भैया, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा, क्लियर, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम अथवा अधिक किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। और सामान्य दृष्टि के लिए बोल दें तो यह वस्तु समंजन क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और हम कम से कम कितनी दूरी पर देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर, और अधिक से अधिक तो अनंत तक। जैसे हम लोग यहाँ से बैठकर तारे को देख सकते हैं, और तारों हम लोग काफ़ी दूरी पर है। क्लियर? इसलिए समंजन क्षमता का जो डायोप्टर होता है तो वो 4 डायोप्टर होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद सवाल कहा गया है, जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, और बात करेंगे दोनों में अंतर जो है निम्न है। ठीक है, दोनों स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को ना देख पाना है तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण होता है। क्या होता है? ये दोनों क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण होता है। कौन कौन? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष न तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु। किन में? जरा में। और दीर्घ में क्या होता है ना, दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चलिए, दीर्घ दोष में क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस बीच में क्या होता है, पतला होता है, या नेत्र जो गोलक होते हैं वो आप लोगों का छोटा हो जाता है। ठीक है, यदि दोष पक्षमापी पेशियों की कमजोर पड़ जाने से वह लेंस की फोकस दूरी कम नहीं कर पाती है, इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। दोष हो गया है लेकिन दोष होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ऐसे दोष को अधिकतर आयु की वृद्धि होने पर होता है। कौन? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न जो है वह क्या है जी, सामान्य नेत्र के निकट वस्तु स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सामान्य जो नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को और 25 सेंटीमीटर न रखकर और पास रख दिया जाए तो वह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं, ये समझिए। ठीक है, समझते हैं। किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट रूप से, मतलब अच्छे से अच्छे देखने के लिए इसे अपने नेत्रों को कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखनी होगी। ठीक है, दूरी पर रखना होता है। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा नीचे तक नहीं घट सकती है, क्योंकि बस समझिए, यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट आ जाती है, ठीक है ना, तो अभिनेत्र लेंस वर्गीकृत नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है वह दृष्टि पटल पर नहीं बन पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिबिंब होता है, जो वस्तु प्रतिबिंब होता है, क्या धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। और कल हम जानेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोग 10 से 15 दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग क्लास छोड़िएगा मत और आप लोग क्लास अच्छे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। ठीक है, चलिए।